हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग यूपी आरओ एआरओ के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज सेट नंबर 15 करने वाले हैं। इससे पहले 14 सेट पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं जो कि जीएस के हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक के टेस्ट पेपर हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग जनरल हिंदी के जो आपके 60 क्वेश्चंस आते हैं उसके भी 2 सेट पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग देख सकते हो। जीएस के पेपर में हमारे 140 क्वेश्चन होते हैं और हिंदी के कितने होते हैं, 60 क्वेश्चन होते हैं। कुल मिलाकर के 200 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने रहते हैं। पहले क्या होता था कि आरओ एआरओ का आपका जो एग्ज़ाम है 2 मीटिंग्स में होता था। फर्स्ट मीटिंग में जीएस होता था और सेकेंड मीटिंग में क्या होता था, आपका हिंदी का पेपर होता था। लेकिन अभी दोनों एग्ज़ाम एक साथ होंगे। 2 घंटे का जीएस होगा प्लस 1 घंटे का आपका हिंदी का एग्ज़ाम उसी के साथ होगा। तो ऐसा अपना माइंड मेकअप करके चलिएगा कि 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, आज की जो क्लास होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इससे पहले 75 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग 76 से शुरू करने वाले हैं। और अगर क्लास आप लोगों को पसंद आएगी तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये 2011 की जनगणना के अनुसार डेटा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पृथ्वी और मंगल के लिए समान है? तो देखिए, पहला है चंद्रमा की संख्या, तो ये गलत हो जाएगा। पृथ्वी का केवल एक प्राकृतिक उपग्रह है जबकि मंगल के ज़्यादा हैं। ठीक है, अपने अक्ष पर घूर्णन पूरा करने का समय, दूसरा वाला कथन सही है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन पूरा करने के लिए 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, जिससे दिन और रात होते हैं। यही सेम टाइम लगभग मंगल को भी लगता है, मंगल ग्रह को भी। ठीक है, तीसरा क्या है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने का समय। ये वाली बात सही नहीं है। मंगल ग्रह जो है परिक्रमा करने के लिए सूर्य की ज़्यादा समय लेता है पृथ्वी से, जबकि पृथ्वी कम समय लेती है, 365 दिन का समय लेती है। ठीक है, तो केवल दूसरा कथन सही है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका ऑप्शन नंबर 2 केवल बी, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई जो है अगर इस तरीके से नापा जाए तो देखिए, पृथ्वी पर क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। पहला कथन बिल्कुल सही है। कोहरा एवं ओला वर्षण क्षोभ मंडल में होता है। कोहरा, मौसम की सभी क्रियाएं जो होती हैं सारी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। तो दूसरी वाली भी बात सही है। तो 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सर्दियों के मौसम के दौरान पूर्वोत्तर व्यापारिक पवनें भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्षा का कारण बनती हैं? तो देखिए, पूर्वोत्तर व्यापारिक पवनें जो हैं भारत में सर्दी के दौरान चलती हैं और ये तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा का कारण बनती हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। और मानसून के पीछे हटने के कारण कोरोमंडल का जो तट है उस पर वर्षा होती है। देखिए, जो तमिलनाडु के तरफ का तट है इसे कोरोमंडल कहते हैं। ठीक है, जबकि केरल के तरफ का जो तट है इसे मालाबार कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। और उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें जो है बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं और ज़मीन से समुद्र की ओर चलती हैं। इसीलिए देश के अधिकांश हिस्सों में ये मौसम जो है शुष्क होता है। मैदानी इलाकों में सर्दियों में बारिश होती है और पहाड़ों पर क्या होती है, बर्फबारी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्षेत्र पवने जो है समुद्र से धरातल की ओर चलती हैं, जिसके साथ नमी भी आ जाती है। पूर्वोत्तर का जो मानसून है इसे ही अक्टूबर हीट के रूप में जाना जाता है। तो ये शब्द भी ध्यान रखिएगा, अक्टूबर हीट। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो देखिए, यहाँ पर विली जो है ऑस्ट्रेलिया में सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विली ऑस्ट्रेलिया मतलब डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए, कैलिफोर्निया की धारा उष्ण महासागरीय धारा है, ये वाला कथन सही नहीं है, ये ठंडी धारा है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम जो है एक उष्ण धारा है। उत्तरी अटलांटिक जो है उष्ण महासागरीय धारा है। लेब्राडोर शीत धारा है। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। कैलिफोर्निया की धारा
शीत महासागरीय जलधारा है। अगला क्वेश्चन है, वह विशेषता जो काली मिट्टी से संबंधित नहीं है वो क्या है? तो देखिए, काली मिट्टी जो है बारिश के मौसम में बहुत चिपचिपी हो जाती है, लंबे समय तक आर्द्रता को बनाए रखती है और सूखती है तब वो फटने लगती है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं। लेकिन इस मिट्टी में फसल बहुत कम होती है, ये इसकी खासियत नहीं है। काली मिट्टी में जो फसलें हैं जैसे कि कपास, मूंगफली, ये बहुत अच्छे तरीके से होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 कपास और गन्ना याद रखिएगा, ठीक है। मूंगफली की खेती तो कम ही होती है, बट गन्ने की अच्छी खेती होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यही कथन सही नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, परमाफ्रॉस्ट किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये टुंड्रा बायोम के क्षेत्र में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ये हमें बताना है। वनों के प्रकार दे रखे हैं, दूसरी तरफ क्या दे रखा है कि कौन से वन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। तो पहले वाला कथन सही है, केवल एक, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पर पाए जाते हैं? कांगो बेसिन में। तो ऑप्शन नंबर 1 ए हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सवाना वनस्पति सामान्यता नहीं पाई जाती है? तो सवाना जो है शीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये मध्य एशिया में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पर कथन और कारण दे रखे हैं, इसी के आधार पर हमें अपने क्वेश्चन का आंसर निकालना है। कृषि मजदूर काम की तलाश में शहरों में की ओर प्रवास करते हैं। बिल्कुल सही बात है, कृषि मजदूर जो हैं काम की तलाश में शहरों की ओर प्रवास करते हैं। कृषि और कारखानों का काम अल्पकालिक होने के कारण कृषि मजदूरी और अल्पकालिक कारखानों में काम करना सरल हो जाता है। देखिए, किसी भी कारखाने में काम अल्पकालिक हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे शुगर मिल हो गया, ये तो पेराई के क्षेत्र के समय चलता है, लेकिन अगर किसी और उद्योग धंधे की बात करें, जैसे स्टील की बात करें हम, और बिजली के क्षेत्र की बात करें, कोयले की बात करें, तो ये जो भी हैं उद्योग धंधे, ये 12 महीने चलते हैं। तो ये वाला जो कारण है ये कथन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये गलत भी है। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कथन ए जो है सही है, लेकिन कारण आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन पर आते हैं, मारवा थर्मल पावर प्लांट इस राज्य के किस जिले में पड़ता है? तो मारवा थर्मल प्लांट जो है जंजगीर चंपा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन करके में बताओगे कि ये जो जंजगीर चंपा है ये किस राज्य में है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा इंदौर में। ऑप्शन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर और विश्व का सबसे बड़ा मेगा सिटी है? तो टोक्यो जापान जो है विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर और विश्व का सबसे बड़ा मेगा सिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, यहाँ पर हिमालय की जो ये पर्वत श्रृंखलाएँ हैं दे रखी हैं और इनका उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है। तो देखिए, सबसे उत्तर में जो है वो हो जाएगा आपका कराकोरम, उसके बाद आता है लद्दाख, फिर आता है जास्कर और सबसे लास्ट में दक्षिणी सिरे पर आता है आपका शिवालिक, ठीक है। तो देखिए 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि आप लोग इसको याद भी कर सकते हो, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये हो जाते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ और सबसे लास्ट में पड़ता है क्या? शिवालिक श्रेणी। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो नवीनतम पर्वत श्रृंखला जो है शिवालिक श्रेणी हो जाएगी। अरावली जो है ये प्री कैम्ब्रियन एज के पर्वत हैं, ठीक है। इनको प्री कैम्ब्रियन एज के पर्वत भी कहा जाता है, बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 शिवालिक श्रेणी नवीन वलित पर्वत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, मेघालय पठार का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? तो शिलोंग की पहाड़ियाँ जो हैं ये मेघालय पठार का सर्वोच्च बिंदु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र और पर्वत चोटियों में से कौन कौन से सही सुमेलित हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए, इसके जो है 2 जोड़े सही सुमेलित हैं। उत्तरी अंडमान में सैडल पीक पड़ती है, ठीक, माउंट थुलियार निकोबार में हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जोड़े सही सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मध्य प्रदेश के कौन से
जिले 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश के जो ज़िले हैं शिवपुरी, बालाघाट और अलीराजपुर, ये 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं। तो 1, 3 और 4 क्वेश्चन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से निम्न हिमालय से संबंधित श्रृंखला कौन सी है, ये हमें बताना है। तो महाभारत, धौलाधर और पीर पंजाली, ये सभी निम्न हिमालय से संबंधित श्रृंखलाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। तो देखिए यमुना नदी जो है ये भारत का जो क्षेत्र हिमालय का है वो भारत में जो पड़ता है बंदरपूछ चोटी से निकलती है, यमुनोत्री हिमनद से। तो यमुना नदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कथन 1 और 2 को पढ़ना है और इसी के आधार पे हमें अपना आंसर बताना है। तो गेहूं और जौ भारत में रबी की फसल के रूप में उगाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अक्टूबर महीने में रबी की फसल की बुवाई होती है और जौ और गेहूं जो है ये रबी की फसल के रूप में उगाए जाते हैं। रबी की फसलें मानसून के मौसम की शुरुआत में बोई जाती हैं और अक्टूबर-दिसंबर के बीच काटी जाती हैं। ये बिल्कुल ही गलत कथन है, ये रबी नहीं बल्कि खरीफ की फसलों के बारे में सही होगा। तो कथन 1 सत्य है जबकि दूसरा कथन असत्य है। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, दाहोद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है। तो देखिए दाहोद येलो जो है ये चने की एक उन्नत किस्म है और ये चने की जो फसल है इसे काबुली चना, आम भाषा में काबुली चना भी कहा जाता है, जिसे हम लोग वाइट चना जो छोला बोला जाता है वो चने की ये फसल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा ईंधन सर्वाधिक पर्यावरण हितैषी कहा जाता है। तो HCNG मतलब हाइड्रोजन CNG जो होता है ये सर्वाधिक पर्यावरण हितैषी है। ये अपने रेजिड्यूअल पदार्थ के रूप में केवल जल रेजिड्यू करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइएगा, कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के कारण नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा गलत विकल्प है वो हमें बताना है। तो विवेकपूर्ण उपयोग भी वायु प्रदूषण बढ़ाता है, ये गलत है। अगर हम लोग कोयले और पेट्रोलियम का विवेक की रूप से या सोच समझ के उपयोग करते हैं तो वायु प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये कथन गलत है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला शैली के लिए उत्तर भारत के सबसे पहले रूप में जाना जाता है और इसकी शैली कौन सी है हमें ये बतानी है। तो दशावतार मंदिर जो कि विष्णु भगवान को समर्पित है ये पंचायतन शैली में बना हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो न्याय दर्शन जो है महर्षि गौतम के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ खोजी गई प्रत्येक मोहर को एक चित्रात्मक लिपि के साथ उत्कीर्ण किया गया था, बिल्कुल सही बात है। अगला है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में तांबे की आकृतियाँ अनुपस्थित हैं। तांबे की खोज कर ली गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान, इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, कांस्य युगीन सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहते हैं। तो दूसरा वाला जो कथन है ये गलत है। कांस्य कास्टिंग ढलाई सभ्यता के सभी प्रमुख केंद्रों में लोकप्रिय थी। तो इस तरीके से हमारा पहला कथन सही है और तीसरा कथन सही है, जबकि दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4 जो है 1 और 3 ये क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पश्चिम से पूर्व की ओर महाजनपदों का सही क्रम बताना है हमें। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है 16 महाजनपद थे, जिनमें से ये 5 महाजनपद हैं। इनका पश्चिम से पूर्व की ओर जो क्रम है ये अवंती, चेदी, वत्स, मगध और अंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 क्या है, अशोक ने अपने शिलालेखों में यह सुझाव दिया कि कर्मकांड किसी काम के नहीं है। अशोक ने अपने शिलालेखों में ये बताया था कि कर्मकांडों की अवहेलना की गई थी। इनके बारे में अशोक ने अपने शिलालेख में साफ कहा है कि कर्मकांडों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते थे, इसी कारण कभी कभी धर्म संघर्ष और पशु बलि होती थी। पशु बलि की निंदा भी
अशोक ने अपने शिलालेखों में की है और यही कारण है, यहाँ से हमें पता चलता है कि विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग थे और पशु बलि होती थी, इसी वजह से निंदा भी की गई है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, 1 और 2 दोनों सही हैं और जो कारण है ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नीचे दिए गए सातवाहन शासकों का सही कालक्रम हमें लगाना है। तो देखिए, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमूक ने की थी। ठीक है, तो जो डी है सिमूक, ये पहले आ जाएगा सबसे पहले नंबर पर। उसके बाद सातकर्णी प्रथम हुआ। ठीक है, सातकर्णी प्रथम इस सातवाहन वंश का प्रतापी राजा हुआ एक, सातकर्णी प्रथम हो जाएगा। उसके बाद आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र जो है, इनकी माता के नाम पे इन्होंने अपना नाम नाम के आगे माता का नाम लगाया और जो सातवाहन वंश था ये मात्र सत्तात्मक होने के यहीं से प्रमाण मिलते हैं कि मात्र सत्तात्मक सत्ता थी सातवाहन वंश में। तो बी आ जाएगा आपका तीसरे नंबर पे। और वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, ये भी इनकी माता का नाम है वशिष्ठी, और पुलवामी ये लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो डी सी बी ये बनेगा ऑप्शन। तो ये वाला हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने शक प्रमुख रुद्रसेन तृतीय को नष्ट कर दिया और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं, इन्होंने शक शासक रुद्रसेन तृतीय का राज्य युद्ध में जीत लिया और रुद्रसेन का राज्य जो है समाप्त कर दिया। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। राष्ट्रकूट शासकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो राष्ट्रकूटों ने व्यापक रूप से कन्नड़ साहित्य, यहाँ पे कनाडा गलत लिखा हुआ है, ये कन्नड़ होना चाहिए, कन्नड़ साहित्य को संरक्षण दिया। तो ये दूसरा वाला कथन गलत है, इन्होंने कन्नड़ साहित्य को संरक्षण नहीं दिया। तो दो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। मध्यकालीन भारत के सिक्कों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। पांड्य वंश द्वारा जारी किए गए सिक्के प्रारंभिक काल में हाथी की आकृति के साथ वर्गाकार थे, बिल्कुल सही बात है। चोलकालीन सिक्कों पर तेलुगु भाषा लिखी होती थी, चोलकालीन पर तेलुगु भाषा नहीं लिखी होती है थी। ठीक है, केवल एक सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राणा कुंभा को हराया और चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना की। तो महमूद खिलजी को हराया था राणा कुंभा ने, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट करिएगा, राणा कुंभा ने को हराया था, डैश को हराया था। तो महमूद खिलजी को हराया था राणा कुंभा ने और चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ की स्थापना की थी राणा कुंभा ने। तो ऑप्शन नंबर 4 महमूद खिलजी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जो है कर लगा दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने जजिया फिर से लगा दिया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फौजदारी जागीरदारों को राजस्व वसूली में किसी भी कठिनाई का सामना करने में मदद करते थे। जागीरदार अपने स्वयं के अधिकारियों को नियुक्त नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये सत्य है, जबकि दूसरा जो कारण है ये असत्य है। जो जागीरदार होते थे ये स्वयं के अधिकारी नियुक्त करते थे, वही इनके काम की देखरेख करते थे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। फैजाबाद के साथ अवध के नवाब ने उत्तर प्रदेश के किस अन्य क्षेत्र पर शासन किया? तो अवध के नवाब ने फैजाबाद के साथ साथ लखनऊ के क्षेत्र पर शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हैदराबाद के संस्थापक कमर उद्दीन सिद्दीकी को सम्राट फरुखसियर के द्वारा कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो निजाम उल मुल्क। ठीक है, ये उपाधि फरुखसियर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। किस विजयनगर शासक ने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी? तो यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि जो है कृष्णदेव राय ने धारण की थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से 1639 ईस्वी में मद्रास पट्टे पर लिया था। तो फ्रांसिस डे जो हैं, इन्होंने चंद्रगिरी के शासक से मद्रास पट्टे पर ले लिया था। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लेक्स लोकी अधिनियम 1850 का सही विवरण है? तो ये एक
हिंदू एक्ट था, इसने एक हिंदू को जो अलग धर्म में परिवर्तित हो गया है उसे उसकी पुश्तैनी संपत्ति विरासत में मिलने की अनुमति दी थी। ठीक है, उस समय धर्म परिवर्तन करवाया जाता था, धर्मांतरण कराया जाता था। जो मिशंस थे, अंग्रेजी मिशंस, ईसाई मिशनरियाँ जो भारत आते थे और धर्मांतरण जो भी हिंदू ईसाइयों में तब्दील हो जाते थे, तो उनको उस समय उनकी पुश्तैनी संपत्ति नहीं मिलती थी। तो ये वाला जो एक्ट आया था उसने क्या किया, धर्मांतरण के बाद पुश्तैनी संपत्ति विरासत में मिलने की अनुमति दी थी। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। सामाजिक धार्मिक संगठनों की स्थापना का सही कालानुक्रम बताना है। तो देखिए, सबसे पहले जो स्थापना हुई है आत्मीय सभा की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। उसके बाद स्थापना हुई आदि ब्रह्म समाज की, फिर भारतीय ब्रह्म समाज आया और सबसे लास्ट में आया आपका साधारण ब्रह्म समाज। तो ऑप्शन नंबर 2 4 2 1 3 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदायस्नान सभा का संस्थापक सदस्य नहीं था? ये रहनुमाई मजदायस्नान जो सभा है इसके संस्थापक सदस्य में दादा भाई नौरोजी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, वे इसी संस्था से जुड़े हुए थे। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। लाल कुर्ती पहनते थे ये लोग, तो इसे लाल कुर्ती सभा भी कहा जाता था। प्रफुल्ल चाकी ने किसकी स्थापना की? प्रफुल्ल चाकी ने स्थापना की थी, यहाँ पर 2 सूचियाँ दे रखी हैं। एक तरफ सूची में क्या दे रखा है आपको, क्रांतिकारियों के नाम, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके द्वारा किए गए काम। ठीक है, तो प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ड पर बम फेंका था, तो इसको 3 से मैच कर दीजिए। बीडी सावरकर या सावरकर ब्रदर्स ने क्या किया था, मित्र मेला की स्थापना की थी, 1 से कर दीजिए। बांची अय्यर, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऐश किलिंग, ऑप्शन नंबर 2 से मैच कर दीजिए। और बेसिन घोष अलीपुर, ठीक है, अलीपुर कांड जो हुआ था ये इनके द्वारा किया गया था। तो ये 4 से मैच हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रथमतः भारतीयों को अपना संविधान बनाने के अंतर्निहित अधिकार को अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किसके माध्यम से मान्यता दी थी? तो अगस्त प्रस्ताव के द्वारा मान्यता दी थी। ऑप्शन नंबर 4 अगस्त प्रस्ताव करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। H.C. चटर्जी, M.A. अय्यर और लक्ष्मी स्वामीनाथन किसके द्वारा साथ जुड़े थे? तो ये भारतीय राष्ट्रीय सेना मतलब INA, जिसकी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो गठित की गई थी, ठीक है, उसमें जुड़े थे। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। महिलाओं के लिए एक पत्रिका बामा बोधनी पत्रिका किसके द्वारा संपादित की गई थी? तो ये उमेश चंद्र दत्ता के द्वारा संपादित की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उमेश चंद्र दत्ता। निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके प्रकाशन वर्ष से मिलाइए। तो बंगाल गजट का जो प्रकाशन हुआ था ये हुआ था 1822 में, सी से मैच कर दीजिए। उसके बाद संवाद कौमुदी जो है 1780 में प्रकाशित हुआ था। रफ्त गोफ्तार, ठीक है, ये प्रकाशित हुआ था आपका 1821 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और मिरात उल अखबार जो है 1851 में, बी से मैच कर दीजिए, ये मैचिंग हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, इसको अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मुद्रा गुणक व्यापक धन की वह राशि है जो बैंक अपने पास उपलब्ध बॉन्ड या भंडार या आधार धन के प्रत्येक रुपए से उत्पन्न करता है। व्यापक मुद्रा आपूर्ति के सबसे अधिक तरल हिस्सा है। तो इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं हमें ये बताना है। तो पहला ही कथन केवल सही है जबकि दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय इज इक्वल्स टू व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। तो ये वाला फॉर्मूला हो जाता है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय का। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है और ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। वर्ष 2008-10 की मंदी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है? तो देखिए, जब
मंदी के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है तो इसे चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब मांग में कमी होती है और मांग में कमी होने के कारण, मांग गिरने के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं उसे हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे लिख दी हैं, आप इसको रीड भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। भारत में जेंडर बजटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नीति कार्यक्रम निर्माण, इसके कार्यान्वयन और समीक्षा में लैंगिक परिप्रेक्ष्य रखने की एक प्रक्रिया है। भारत सरकार ने 2005-06 में पहला जेंडर बजट पेश किया था। तो दोनों ही बातें सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2023-24 में अनुमान के अनुसार 23-24 के अंत में बकाया देनदारियां क्या होंगी? तो 32.1%, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये बकाया देनदारियां हैं। राज्य बजट 2023-24 में अनुमानित उत्तर प्रदेश का कुल राजस्व उत्तर प्रदेश बजट के 2023-24 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो ये 10% होगा, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने राज्य बजट 2023-24 में राज्यों के द्वारा औसत आवंटन से कम आवंटन किया है? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण। ठीक है, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में औसत से कम आवंटन किया है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो देखिए, एक तरफ काली क्रांति दे रखी है, तो काली क्रांति जो संबंधित है आपका पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति संबंधित है आपका मछली उत्पादन से, 1 से मैच कर दीजिए। भूरी क्रांति जो है ये चमड़ा कोको से संबंधित हो जाएगा, और स्वर्ण फाइबर जूट से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। शहरीकरण के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास की उच्च दर, ये बिल्कुल सही बात है। शहरों में शिक्षण संस्थानों की बढ़ती संख्या, शहरों में शिक्षण संस्थान बन रहे हैं, शिक्षा की जो संस्थान है ज़्यादा से ज़्यादा, तो बच्चे वहाँ पे ज़्यादा एडमिशन ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रामीण इलाकों के। ठीक है, तो दूसरी वाली भी बात सही है। औद्योगिकीकरण की उच्च दर, ठीक है, तो ये वाली बात भी सही है। जबकि चौथा, ग्रामीण क्षेत्र में उच्च जीवन स्तर, ये गलत है, ये नहीं है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मानव विकास सूचकांक में साक्षरता दर, जन्म के समय प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा और शामिल है। तो अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति आय जो है ये शामिल होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि फॉर्मूला आपसे पूछा गया है मानव विकास सूचकांक में साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा और अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति आय। आय की समानता को मापा जा सकता है, तो आय की समानता जो है मापी जाती है लॉरेंज वक्र, ठीक है, ये गिनी गुणांक होता है और सापेक्ष गरीबी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2 और 4 गरीबी रेखा के द्वारा नहीं नापी जाती है कौन? आय की असमानता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। किसी अर्थव्यवस्था में निजीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र या गतिविधि सबसे कम अनुकूल है? तो कानून लागू करने वाली गतिविधियां ये सबसे कम अनुकूल हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। पंचवर्षीय योजना और कौन से मॉडल पर आधारित थी ये बताना है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये आधारित थी हेरोड डोमर मॉडल पे, 2 से मैच कर दीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है आपकी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस मॉडल। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना एस चक्रवर्ती मॉडल पर, और जबकि चौथी अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तो इनको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश ने राज्य के बजट 2023-24 में शिक्षा पर अपने व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया है? तो शिक्षा पर उत्तर प्रदेश राज्य बजट में 13% आवंटित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने ये 140 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी और चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम लोग डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
आप लोगों को रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आर ओ के एग्ज़ाम के लिए अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। अगर हम अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करते हैं और साथ में रिवीजन भी करते चलते हैं तो हमारा एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।